मैं ऋषभ सिंह योगेंद्र टाइम्स पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा आपने पिछले वाला लेक्चर देखा होगा जिसमें हमने भारत के संविधान का पहला चैप्टर शुरू किया था, भारत का संवैधानिक इतिहास, उसी क्रम को आज हम आगे बढ़ाएंगे। और इस क्रम में हमने पहले पढ़ा था 4 एक्ट। पहला एक्ट पढ़ा था हमने 1600 ईस्वी का राजलेख, दूसरा हमने पढ़ा 1726 ईस्वी का राजलेख, तीसरा हमने पढ़ा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और चौथा हमने पढ़ा 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसके आगे के आज के क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे जिसमें हम पढ़ेंगे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक्ट जब लेके आया गया तो उस समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था पिट्स। इन्हीं के नाम पे इस एक्ट का नाम रखा गया पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट में क्या क्या प्रावधान किए गए वो तो हम समझेंगे। पहले हम इसकी पृष्ठभूमि को समझेंगे कि ये एक्ट लाया क्यों गया, लाने का कारण क्या था। तो सबसे पहले पृष्ठभूमि अगर आप ध्यान दीजिएगा कि 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसी रेगुलेटिंग एक्ट से क्या कर रही है ब्रिटिश संसद, कंपनी पे कहीं ना कहीं अपना नियंत्रण बना रही है। अब कंपनी पर जब नियंत्रण बना रही तो आप जानते हैं नियंत्रण एकाएक कंपनी पर नहीं बनाया जा सकता। कंपनी में हस्तक्षेप कर रही है ब्रिटिश संसद, लेकिन हस्तक्षेप से काम नहीं चलेगा। अब उसे क्या चाहिए? पूर्ण नियंत्रण। और जब पूर्ण नियंत्रण चाहिए उसको अधीन रखते हुए जो एक्ट लेके आ गया उसे बोलते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट के प्रावधान क्या थे? तो पहला प्रावधान किया गया इस एक्ट में, जो पहला प्रावधान था कि कंपनी के व्यापारिक एवं राजनैतिक, कंपनी के व्यापारिक एवं राजनैतिक क्रियाकलाप को, व्यापारिक एवं राजनैतिक क्रियाकलाप को एक दूसरे से अलग कर दिया गया। सबसे बड़ा प्रावधान यही किया गया, राजनीतिक क्रियाकलाप को एक दूसरे से अलग कर दिया गया। अलग करने का मतलब क्या था? अलग करने का मतलब ये था कि अभी तक जो निदेशक मंडल था वही क्या करता था? वही व्यापार करता था, साथ में वही कंपनी का प्रशासन भी नियंत्रण करता था। लेकिन इस एक्ट के माध्यम से जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था उसे दिया गया व्यापारिक काम, कि अब ये सिर्फ व्यापारिक काम करेंगे। और एक नई संस्था बनाई गई जिसे बोलते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल। क्या बोलते हैं? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। हिंदी में से बोलते हैं नियंत्रक मंडल। इस नियंत्रक मंडल को यह काम दिया गया कि अब कंपनी से जुड़े भी जितने राजनीतिक काम होंगे, जितने भी प्रशासनिक काम होंगे, चाहे सेना से संबंधित हो, चाहे राजस्व से संबंधित हो, चाहे पुलिस विभाग से संबंधित हो, सारा नियंत्रण कौन रखेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और इसमें कितने सदस्य रखे गए? इसमें 6 सदस्य रखे गए। और ये जो 6 सदस्य थे, ये 6 सदस्य ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश संसद से चुने जाते थे। ब्रिटिश संसद से चुने जाते थे। एक प्रावधान और किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को यह अधिकार दिया गया कि अगर गवर्नर जनरल किसी देशी राजाओं से युद्ध करता है या कोई संधि करता है तो उसकी सूचना सबसे पहले किसे देंगे? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को यह अधिकार दिया गया कि गवर्नर जनरल अब अगर किसी के साथ युद्ध करेगा या संधि करेगा तो उसकी सूचना किसे देगा? उसकी सूचना वो देगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, यानी नियंत्रक मंडल को। ये हमारा पहला प्रावधान था। अब दूसरा प्रावधान क्या था? तो दूसरा प्रावधान जो किया गया, ध्यान से आप इसे पेन डाउन करते रहिएगा, नोट्स करते रहिएगा। ये सारे क्वेश्चन आपकी यूपीएसआई हो, चाहे यूपीपी हो, चाहे आपका एसएससी सीजीएल हो, एसएससी जीडी हो, सब में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस अधिनियम के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक क्रियाकलाप को एक दूसरे से अलग किया गया। ये क्वेश्चन ना पूछें तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेंगे किस अधिनियम के माध्यम से नियंत्रक मंडल या बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। तो आप याद रखिएगा 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था, इसी एक्ट के माध्यम से बोर्ड ऑफ कंट्रोल नामक एक संस्था बनाई गई जिसमें 6 सदस्य थे और 6 सदस्य जो चुने जाते थे वो ब्रिटिश संसद से थे। दूसरा प्रावधान क्या किया गया? दूसरा प्रावधान किया गया कि जो गवर्नर जनरल थे और उसकी जो परिषद थी या काउंसिल, उसमें आप जानते थे कितने सदस्य थे? 4 सदस्य थे। अब उनकी संख्या घटा के 3 कर दिया गया। अब उनकी सदस्य संख्या घटा के 3 कर दिया। करने का रीजन क्या था? मैंने आपको बताया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। जब गवर्नर जनरल, उसकी परिषद कोई निर्णय लेती थी तो हमेशा बहुमत से लिया जाता था, और जब बहुमत से लिया जाता था तो गवर्नर जनरल कहीं ना कहीं अपने आप को बना हुआ महसूस करता था।
इस एक्ट के माध्यम से इनकी संख्या घटा कितनी कर दी गई, 3 कर दी गई। अब इस 3 में से अगर 2 लोग एक तरफ हो जाएंगे, तो गवर्नर जनरल जिसका सपोर्ट कर देगा उसी की बात मानी जाएगी। अगर गवर्नर जनरल इस व्यक्ति का सपोर्ट कर देता है तो गवर्नर जनरल जिस तरफ रहेगा उसी की बातों को माना जाएगा। तो गवर्नर जनरल उसकी काउंसिल की जो सदस्य संख्या 4 थी उसे घटा के 3 कर दिया गया। तीसरा प्रावधान क्या किया गया कि भारत में नियुक्त जो अंग्रेज अधिकारी थे, कंपनी के लिए जो काम करते थे अंग्रेज अधिकारी, अगर वो कोई अवैध कार्य करते थे तो उन पे मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई। ये हमारा तीसरा प्रावधान था। और क्या प्रावधान किया गया? चौथा प्रावधान किया गया और कहा गया कि केंद्रीय प्रशासन का अनुपालन न करने पर प्रांतीय सरकार को क्या कर दिया जाएगा, बर्खास्त कर दिया जाएगा। अगर गवर्नर जनरल कोई बात कह रहा है प्रांतों के गवर्नर से तो प्रांतों को गवर्नर मानना वो बाध्य था, अगर नहीं मानेंगे तो प्रांत के गवर्नर को क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। ये हमारा क्या था, चौथा प्रोविजन क्या था, केंद्रीय सरकार की बातों को न मानने पर प्रांतीय सरकार बर्खास्त कर दिए जाएंगे। ये हमारे इसमें 4 क्या थे, प्रावधान थे। इन प्रावधानों को आप याद रखिएगा, कई बार ये पेपर में पूछा गया है, इसलिए मैं आपको चारों प्रावधान लिख के बता रहा हूं कि किस एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल और उसकी परिषद की सदस्य संख्या 4 से घटा के 3 की गई। तो आप याद रखिएगा पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से की गई। अवैध कार्यों के लिए इंग्लैंड में कोर्ट बनाया गया, किस अधिनियम के माध्यम से, पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से किया गया। किस एक्ट के माध्यम से केंद्रीय सरकार की बातों को न मानने पर प्रांतीय सरकार को बर्खास्त किया जाएगा, पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से। और किस एक्ट के माध्यम से कोर्ट या बोर्ड ऑफ कंट्रोल नामक संस्था बनाई गई, तो पिट्स इंडिया एक्ट नामक अधिनियम से क्या बनाएगी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम की एक संस्था बनाई गई जिसमें 6 सदस्य थे। अब इसके आगे हम बढ़ेंगे और आगे के अधिनियम को हम पढ़ेंगे। आगे का अधिनियम क्या है, आगे के अधिनियम को बोलते हैं 1786 का अधिनियम। 1786 का अधिनियम, 1786 का अधिनियम। इस अधिनियम में क्या प्रोविजन थे, यह अधिनियम लाया क्यों गया? ये अधिनियम मुख्यतः जो लाया गया था वो कॉर्नवालिस को भारत का गवर्नर जनरल या बंगाल का गवर्नर जनरल बनाने के उद्देश्य से लेके आ गया था। कॉर्नवालिस बहुत योग्य व्यक्ति था, वो अगर चाह रहा था कि मैं अगर भारत जाऊं और कंपनी का गवर्नर जनरल बन के जाऊं तो चाहता था कि जो परिषद है, परिषद उसके हाथों में हो। ऐसा ना हो कि परिषद के नीचे उसे काम करना पड़े, क्योंकि निर्णय किससे लिया जाता था, बहुमत से लिया जाता था। तो चाहता था कि सारी शक्तियां उसके पास हो और वो भारत में जाके कंपनी के प्रशासन को क्या करे, सुदृढ़ करे, मजबूत करे। इस एक्ट को ध्यान में रखते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए कॉर्नवालिस को अधिकार दिए गए। और क्या अधिकार दिए गए, इसे कहा गया कि विषम परिस्थितियों में ये अपने परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को क्या कर सकता है, निरस्त कर सकता है। परिषद का निर्णय निरस्त कर सकता है, अर्थात इसे दिया गया वीटो पावर। क्या दिया गया, वीटो पावर। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया किस एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल को वीटो पावर दिया गया, तो 1786 के अधिनियम से। और किसे दिया गया, सबसे पहले कॉर्नवालिस को वीटो पावर। दूसरी शक्ति क्या दी गई कॉर्नवालिस को, दूसरी शक्ति दी गई कॉर्नवालिस को कि उसे प्रधान सेनापति नियुक्त किया गया या सैन्य प्रमुख नियुक्त किया गया, सेनापति नियुक्त किया गया। ये प्रावधान किए गए इस अधिनियम के माध्यम से। पहला किया गया कि विषम परिस्थितियों में परिषद का निर्णय निरस्त करने का अधिकार दिया गया, अर्थात कॉर्नवालिस को वीटो अधिकार दिया गया। और दूसरा, कॉर्नवालिस को प्रधान सेनापति या सैन्य प्रमुख की पदवी भी दी गई या उपाधि दी गई। इसके बाद जो अधिनियम लेके आ गया उस अधिनियम को बोलते हैं हम 1793 ईस्वी का अधिनियम। 1793 ईस्वी का अधिनियम, 1793 ईस्वी का अधिनियम। ये अधिनियम में मुख्यतः सिर्फ 2 बातें हैं, उन बातों को आप ध्यान में रखिएगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये अधिनियम मैं बता रहा हूँ। इस अधिनियम में पहला प्रोविजन क्या था, ये अधिनियम लेके आया क्यों गया था, ये अधिनियम मुख्यतः कंपनी के कार्यों को प्रभावित और संगठित करने के लिए आया था कि कंपनी को कैसे कार्य करना है, कंपनी को कैसे नियंत्रित करना है,
इस परिप्रेक्ष्य में जो एक्ट लेके आया गया था उसे हम बोलते हैं 1793 का अधिनियम। इस अधिनियम में जो पहला प्रोविजन किया गया या जो पहला प्रावधान किया गया वो था कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। व्यापारिक एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। दूसरा काम क्या किया गया? दूसरा काम किया गया कि जो नियंत्रक मंडल थे या बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, इनका वेतन कहाँ से दिया जाने लगा? भारतीय राजस्व से। इनका वेतन कहाँ से जाएगा? भारतीय राजस्व से। मतलब काम किसके लिए कर रहे हैं? इंग्लैंड की सरकार के लिए। और वेतन कहाँ ले रहे हैं? भारत के राजस्व से। यही धन के बहिर्गमन का सबसे बड़ा कारण था, ड्रेन ऑफ वेल्थ का। जैसे अगर कोई कर्मचारी क्या हो जा रहा है, रिटायर्ड हो जा रहा है, और रिटायर्ड होने के बाद वो इंग्लैंड चला जा रहा है, तो उसकी पेंशन कहाँ से जाती थी? भारत से जाती थी। और साथ में आप देख रहे हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कहाँ काम कर रहा है? इंग्लैंड में बैठ कर काम कर रहा है, और वेतन कहाँ जा रहा है उसका? भारतीय राजस्व से। तो ये जो था 1793 का अधिनियम, इसी वजह से काफी इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अधिनियम के माध्यम से बोर्ड ऑफ कंट्रोल या नियंत्रक मंडल को भारतीय राजस्व से वेतन दिया जाता था? तो 1793 ईस्वी के अधिनियम से। इसमें मुख्यतः दो बातें थी, एक बात और थी। तीसरी जो बात थी कि ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र मतलब जहां पे भारत का ऐसा क्षेत्र जहां पे अंग्रेजों का कब्जा था, तो ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र में लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई। ये पहली बार हुआ कि लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई कि अगर ब्रिटिश क्षेत्र या भारतीय जो क्षेत्र हैं जहाँ पे ब्रिटिशों का कब्जा है, वहाँ पे कोई भी काम होगा या कोई भी प्रशासन का काम किया जाए तो कैसे किया जाएगा? लिखित माध्यम से। तो लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई। ये हमारे थे क्या? 3 प्रावधान। ये हम इसे कह सकते हैं ये मूल एक्ट नहीं है, इन्हें हम सब्सिडरी एक्ट पढ़ते हैं, या आप ऐसा कह सकते हैं ये संशोधनात्मक एक्ट है, क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें क्या करें, कंपनी में कहीं कहीं सुधार किया जा रहा है कुछ ना कुछ। अब इसके बाद जो एक्ट लेके आ जाएगा, ये एक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक 1813 का एक 1833 का, एक 1853 का। इन 3 एक्ट को आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं इन 3 एक्टों से। आप ध्यान रखिएगा इन 3 एक्टों को अच्छी तरीके से। इसके आगे आपको जो पढ़ाया जाएगा वो होगा फिर ताज के या क्राउन के अधीन शासन। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो कंपनी के अधीन शासन पढ़े। इसमें जो हमारा अगला एक्ट है इसे बोलते हैं 1813 ईस्वी का अधिनियम। 1813 ईस्वी का अधिनियम। 1813 ईस्वी का अधिनियम। ये अधिनियम लेके आया क्यों गया? ये अधिनियम लाने के पीछे ब्रिटिश संसद पर इंग्लैंड के व्यापारियों का दबाव था। इंग्लैंड के व्यापारी चाहते थे कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी ही ना जाए पूर्वी एशिया से व्यापार करने के लिए, अन्य जो कंपनियां हैं वो भी क्या करें, पूर्वी एशिया से व्यापार करने के लिए जाएं। तो पहला दबाव ये था। दूसरा, जो इंग्लैंड की मिशनरियां थी और साथ में जो वहाँ के नागरिक थे वो भी भारत आने के लिए महत्वाकांक्षी थे, उनके अंदर भी क्या थी, उत्सुकता थी। इन सबके दबाव में ब्रिटिश संसद ने जो कानून पारित किया उस कानून को बोलते हैं 1813 ईस्वी का अधिनियम। ठीक, इस अधिनियम के माध्यम से जो पहला प्रावधान किया गया इसमें कि कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार जो था वो क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। आप ऐसा कर सकते हैं कि कुछ घटा दिया गया। व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, या आप ऐसा कर सकते हैं कि घटा दिया गया। घटा दिया गया तथा अन्य जो व्यापारी थे इंग्लैंड के उन्हें क्या कर दिया गया, अब भारत से व्यापार करने के लिए या पूर्वी एशिया से व्यापार करने के लिए स्वतंत्रता दे दी गई। तो पहला प्रावधान किया गया, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। शर्त क्या थी? पहली शर्त थी कि चाय और चीन के साथ व्यापार कौन करेगा, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। ये चाय और चीनी मत समझिएगा आप, ये चाय है, चाय मतलब चाय पत्ती का, चाय पत्ती का व्यापार कौन करेगी, पूर्वी एशिया से सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी और कोई कंपनी नहीं करेगी। और चीन के साथ हर वस्तु मतलब ऑल गुड्स, हर वस्तु का व्यापार कौन करेगी, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी और कोई कंपनी नहीं करेगी। तो इन्होंने पहला कहा कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार बना रहेगा, समाप्त किया, लेकिन चाय और चीन की शर्तों के साथ। दूसरा क्या किया इन्होंने प्रावधान कि जो ईसाई मिशनरियां थी, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार का क्या दिया गया,
ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार का आदेश दिया गया। ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार का आदेश दिया गया। अब आप कहेंगे सर ईसाई मिशनरी क्या होती है? ईसाई मिशनरी जैसे आप चर्च में देखते हैं, फादर का नाम सुना होगा आपने, ऐसे बिशप पादरी जो होते हैं, फादर होते हैं, उन्हीं को बोला जाता है ईसाई मिशनरी। और स्वाभाविक सी बात है, अगर आप ये समझिए कल को अगर आप पाकिस्तान पर अधिकार कर लेते हैं तो क्या हमारे यहाँ के जो साधु संत होंगे वो क्या पाकिस्तान नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, अपने धर्म का प्रचार करने के लिए। तो यही काम कौन कर रहे हैं? अंग्रेज कर रहे हैं। अंग्रेज क्या कर रहे हैं? ईसाई मिशनरियों को कहाँ भेज रहे हैं? भारत भेज रहे हैं कि आप जाइए धर्म प्रचार करिए। तीसरा काम क्या किया गया? तीसरा काम किया गया, जो इंग्लैंड के नागरिक थे, इंग्लैंड के नागरिक उन्हें भारत में संपत्ति खरीदने का अधिकार दिया गया कि अब आप संपत्ति खरीद सकते हैं। संपत्ति खरीदने का अधिकार दिया गया, यह प्रोविजन किया गया। और क्या प्रोविजन किया गया? चौथा प्रोविजन किया गया कि कलकत्ता, बंबई और मद्रास, ये 3 प्रेसिडेंसियां अगर जो भी कानून बनाएंगे, अब उन कलकत्ता, बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी, ये तीनों प्रेसिडेंसियां जो कानून बनाएगी, उन कानूनों का ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन क्या कर दिया गया? अनिवार्य कर दिया गया। अगर कलकत्ता के गवर्नर कोई कानून बनाते हैं, बंबई के गवर्नर कोई कानून बनाते हैं, साथ में मद्रास के गवर्नर कोई कानून बनाते हैं, तो उन कानूनों का अनुमोदन कहाँ से लेना पड़ेगा? ब्रिटिश संसद से लेना पड़ेगा। और क्या किया गया? इसी अधिनियम के माध्यम से पहली बार कहा गया कि भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च किया जाएगा। भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च किया जाएगा। 1 लाख रुपए खर्च किया जाएगा। ये प्रावधान तो 1813 ईस्वी के अधिनियम में कर दिया गया कि भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च किया जाएगा, लेकिन ऐसा कोई प्रावधान लागू नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अंग्रेज आपस में क्या सहमत नहीं थे, वो कंफ्यूज थे कि पैसा किस शिक्षा विभाग पे खर्च किया जाए, अंग्रेजी पे खर्च किया जाए कि हिंदी पे। इसी वजह से ये प्रावधान लागू नहीं हो पाया। तो पहला प्रावधान क्या था कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया, या आप कह सकते हैं घटा दिया गया, लेकिन चाय और चीन का व्यापार कंपनी का बना रहा। ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार का आदेश दिया गया। इंग्लैंड के जो नागरिक थे उन्हें भारत में संपत्ति खरीदने का अधिकार दिया गया। और कलकत्ता, बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी अगर अब कोई कानून बनाएगी तो ब्रिटिश संसद द्वारा उसे अनुमोदन लेना अनिवार्य कर दिया गया। और भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने की बात कही गई। याद रखिएगा, अगर कभी क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः कब समाप्त किया गया, तो 1837 में किया गया था। यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया या घटा दिया गया, पूर्णतः समाप्त नहीं लिखा है मैंने, ये बात याद रखिएगा। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है किस एक्ट के माध्यम से कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया, तो आप 1813 नहीं लगाएंगे, आप 1837 लगाएंगे, क्योंकि 1837 में पूर्णतः समाप्त होगा। यहाँ पे आंशिक रूप से समाप्त हो रहा है। ठीक, इस अधिनियम को आप ध्यान में रखेंगे। आगे का जो अधिनियम है या जो एक्ट है उसको हम क्या करते हैं? पढ़ते हैं। आप प्रॉपर नोट्स बनाते रहिएगा। साथ में आपसे ये विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जो भी वास्तविक या जो भी वाजिब कमेंट हो आप हमें बताइए। हम आपके लिए और क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या हमारे अंदर कमियां, उन कमियों को बताइए कि जिन कमियों को हम क्या कर सकें, सुधार सकें। इसके आगे का जो अधिनियम है उसे बोलते हैं 1833 ईस्वी का अधिनियम। ये अधिनियम लेके आया क्यों किया गया? आप जानते हैं 1833 आते आते अंग्रेजों का लगभग, आप ऐसा कहिए लगभग क्या, आपके पूरी तरीके से भारत पे कब्जा हो चुका था। मध्य भारत उनके कब्जे में है, साथ में ग्वालियर, सिंध, इंदौर, महाराष्ट्र, इन सब पे किनका कब्जा है? अंग्रेजों का कब्जा है। अब अंग्रेज क्या चाहते थे? कठोर केंद्रीकरण की जरूरत थी। वो चाहते थे कि सारी प्रशासन किसके हाथ में हो? किसी एक व्यक्ति के हाथ में हो जो भारत को क्या करे? नियंत्रित कर सके। तो पहला कारण ये था। दूसरा कारण था कि कंपनी या ब्रिटिश संसद पे दबाव था कि कंपनी के शासन को क्या कर देना चाहिए? अब समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन एक व्यक्ति थे लॉर्ड मैकाले ने कहा कि कंपनी के शासन को समाप्त करने के बजाय हम उसके स्वरूप को क्या कर दें? बदल दें। जब स्वरूप को बदल देंगे तो कंपनी में कुछ ना कुछ सुधार हो ही जाएंगे। इस परिप्रेक्ष्य में जो अधिनियम लेके आ गया उसे हम बोलते हैं 1833 ईस्वी का अधिनियम। इस अधिनियम के माध्यम से जो पहला प्रावधान किया गया, याद रखिएगा कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार जो था अब पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार जो था वो क्या हो जाएगा? पूर्णतः समाप्त हो जाएगा, पूर्णतः समाप्त। दूसरा किया जाएगा कि भारत का जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर जनरल जो था
बंगाल का गवर्नर जनरल अब वो बनेगा भारत का गवर्नर जनरल, क्योंकि भारत के अधिकांश भागों पे किसका कब्जा हो चुका है? अंग्रेजों का। भारत का गवर्नर जनरल। अब भारत का गवर्नर जनरल बनने वाला पहला व्यक्ति था, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो उसका नाम था विलियम बेंटिक। बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया किसे? अब बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो बन गया भारत का गवर्नर जनरल, इसे बोलते हैं विलियम बेंटिक। ये आपकी पीजीटी में एक क्वेश्चन पूछा गया था, कूट वाला जब क्वेश्चन आता उसमें पूछा गया था कि भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो आप बताएंगे विलियम बेंटिक था। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में आया था। तीसरा प्रावधान क्या किया गया कि जो गवर्नर जनरल की परिषद थी, जो अभी तक बंगाल की गवर्नर जनरल थी, उनकी परिषद संख्या 4 से घटा के आपने 3 की थी। अब ये जब भारत का गवर्नर जनरल बन जाएगा तो इसकी गवर्नर जनरल की जो परिषद होगी, इनकी सदस्य संख्या फिर कर देंगे 3 से बढ़ा के हम क्या कर देंगे? 4 कर देंगे। गवर्नर जनरल की परिषद संख्या फिर हम क्या करेंगे? 3 से बढ़ा के 4 कर देंगे। और ये जो चौथा सदस्य जुड़ेगा ये विधि सदस्य होगा। कैसा सदस्य होगा? विधि सदस्य होना इसका अनिवार्य होगा। अब विधि सदस्य के रूप में जिस सदस्य को जोड़ा गया था उसका नाम था लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले। और ये जो विधि सदस्य था, ये चौथा सदस्य था, ये अस्थायी सदस्य था, परमानेंट मेंबर नहीं था। अस्थायी सदस्य का मतलब ये था कि ये गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उनकी कार्यवाहियों में भाग ले सकते थे, लेकिन इन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था। इसका मतलब क्या है? जैसे देखिए, गवर्नर जनरल है और उसकी क्या है? परिषद है या काउंसिल है। जब ये क्या करते थे? विधायिका के रूप में काम करते थे, यानी कानून बनाने का काम करते थे। तो भाई 3 सदस्य ये थे, साथ में चौथा सदस्य कौन जोड़ लिया जाता था? लॉर्ड मैकाले या विधि सदस्य। लेकिन जब ये एग्जीक्यूटिव काम यानी कार्यपालिका के रूप में काम करते थे, तब इन्हें क्या कर दिया जाता था? बाहर कर दिया जाता था। ये अस्थायी सदस्य थे, इन्हें मतदान देने का अधिकार नहीं था। यहां तक आप याद रखिएगा। इसके बाद क्या प्रावधान किया गया? तो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उनकी सदस्य संख्या क्या कर दी हमने? पहले 3 थी, अब बढ़ा के 4 कर दी। चौथा सदस्य जोड़ा गया, उसे विधि सदस्य कहते हैं। और विधि सदस्य कौन जोड़ा था? लॉर्ड मैकाले। और लॉर्ड मैकाले कैसा था? अस्थायी सदस्य था, परमानेंट मेंबर नहीं था, टेम्पररी मेंबर था। ये प्रावधान हमने किया। और प्रावधान क्या किया? इस तरह के माध्यम से प्रावधान किया गया कि अभी तक जो सिविल सेवकों का पेपर होता था, पेपर क्या होता था? सिविल सेवकों को नॉमिनेट कर दिया जाता था, नॉमिनेट कर दिया जाता था। तो सिविल सेवकों के लिए क्या किया गया? इसमें योग्यता प्रणाली या मेरिट सिस्टम की व्यवस्था की गई। सिविल सेवकों के लिए मेरिट या योग्यता प्रणाली की शुरुआत की गई। लेकिन जब ये प्रावधान लेके आया जाता है तो जो कंपनी के निदेशक मंडल थे, निदेशक मंडल ने इस प्रावधान का क्या कर दिया? विरोध कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे। जैसे क्या होता था कि पहले क्या था, उनके अगर बच्चा या लड़का जो कुछ भी अगर कुछ काम नहीं कर रहा है तो उसे कलेक्टर बना के या डीएम बना के, एसपी बना के भेज देते थे। कहाँ पे? भारत में सिविल सेवक बन के आ जाता था। अब जब मेरिट व्यवस्था आ जाएगी या योग्यता प्रणाली आ जाएगी तो कहीं न कहीं उन्हें दिक्कत होगी, परेशानी होगी। इसी वजह से इन्होंने क्या किया? सिविल सेवकों के लिए जो मेरिट या योग्यता प्रणाली लेगी उसका विरोध किया। क्योंकि आप जानते हैं, मैंने बताया था, जब निदेशक मंडल बनेगा तो वही क्या करता था? सीनियर मर्चेंट, जूनियर मर्चेंट, राइटर, फैक्टर सबकी नियुक्ति वही करते थे। तो इसी प्रकार सिविल सेवकों की नियुक्ति भी यही करते थे। अब इन पे क्या लगा दिया गया था? रोक लगा दिया गया, लेकिन ये प्रावधान लागू नहीं हो पाया। दूसरा बात क्या किया गया कि जो लॉर्ड मैकाले है, लॉर्ड मैकाले से कहा गया कि आप कुछ ऐसा काम करिए कि विधियों का संहिताकरण करिए, कोडिफाइड ऑफ लॉज, विधियों का संहिताकरण कीजिए। विधियों का संहिताकरण करने का मतलब ये है कि भारत में क्या था? हिंदू धर्म के अलग कानून थे, मुस्लिम धर्म के अलग कानून थे, जो भी धर्म थे हमारे, जैसे ईसाई धर्म हो या सिख धर्म हो, सबके अलग अलग कानून थे। अब कंपनी को प्रशासन चलाने में बड़ी समस्या हो रही थी, तो उन्होंने लॉर्ड मैकाले से कहा कि एक ऐसा काम करिए, आप विधियों का संहिताकरण करिए, कोडिफाइड ऑफ लॉज, एक ऐसा कानून बनाइए जो सब पे लागू हो। तो विधियों का संहिताकरण करने के लिए मैकाले की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय विधि आयोग बनाया गया। एक 4 सदस्यीय विधि आयोग बनाया गया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम विधि आयोग कब बना था? तो प्रथम विधि आयोग बना 1833 ईस्वी में। क्यों बनाया गया? विधियों का संहिताकरण करने के लिए। कौन था अध्यक्ष? मैकाले था। कितने सदस्य थे? 4 सदस्य थे। ठीक, इनका काम क्या था? इनका काम था कि कोडिफाई करना, लॉज को कोडिफाइड करना या कानून और नियमों को क्या करना? संहिताबद्ध करना। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे आज आप पढ़ते हैं आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, ये यहीं से बनना शुरू होता है। 1833 से बनना शुरू होगा, अब जाके बन के तैयार होगा लगभग 1861 ईस्वी में आपका आईपीसी, सीआरपीसी, ये सब बनकर आपका क्या हो जाएगा? तैयार होगा। मतलब जो आज आप आईपीसी, सीआरपीसी पढ़ते हैं उसे बनाने में कितना समय लगा? लगभग मान लीजिए 3 दशक।
लगभग 30 साल लग गए थे आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी बनाने में। ये इसका मुख्य प्रावधान है। ये क्या आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रावधान पूछा जाता है कि विधियों का संहिताकरण किस अधिनियम के माध्यम से किया गया। तो 1833 ईस्वी का जो अधिनियम था, उस अधिनियम के माध्यम से विधियों का संहिताकरण किया गया। अध्यक्ष कौन थे? मैकाले थे। कितने लोग थे? 4 सदस्य थे। ठीक। और उस बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या कितनी थी? 3 से बढ़ा के 4 कर दी, जिसमें विधि सदस्य कौन थे? लॉर्ड मैकाले थे। और कैसे सदस्य थे? अस्थायी सदस्य। और काम क्या किया गया? इसी अधिनियम के माध्यम से दास प्रथा, इसी अधिनियम के माध्यम से दास प्रथा का क्या कर दिया गया? अंत कर दिया गया। इसी अधिनियम के माध्यम से दास प्रथा का अंत करने की बात कही गई। दास प्रथा का अंत करने की बात कही गई। और दास प्रथा का अंत करने की बात कही गई तो आप जानते हैं 1843 ईस्वी में जेम्स कुलीवन के प्रयासों से पहली बार दास प्रथा को क्या किया गया था? समाप्त किया गया। दास प्रथा के अंत करने की बात कही गई। और ये क्वेश्चन अभी हाल ही में आपका पीजीटी का पेपर हुआ है। हाल ही में अभी 2 दिन 3 दिन पहले की बात है, ये पेपर हुआ है। उस पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया कि दास प्रथा का अंत किस अधिनियम के माध्यम से किया गया? तो 1833 ईस्वी का अधिनियम के माध्यम से किया गया। और किसके प्रयासों से किया गया था? जेम्स कुलीवन के प्रयासों से 1843 ईस्वी में किया गया। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने दास प्रथा के बेचने पर या खरीदने पर रोक लगाया था? तो कार्नवालिस था। ये भी याद रखिएगा। और प्रावधान क्या किया गया? और प्रावधान ये किया गया कि दास प्रथा का हमने अंत किया। साथ में हमने एक प्रावधान और किया इसके साथ कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार हम नहीं कहेंगे, हम कंपनी के अधिकार को कहेंगे। कंपनी के अधिकार को हमने 20 वर्ष के लिए और बढ़ाया। कंपनी के अधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ाया, 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया। ये इसके कुछ मूल प्रावधान हैं जिन्हें आप क्या रखेंगे? ध्यान में रखेंगे। अब इसके बाद जो हम पढ़ने वाले प्रावधान है वो 1853 ईस्वी का अधिनियम। और ये अधिनियम क्या है? ये लास्ट अधिनियम है। किसके अधीन? कंपनी के अधीन शासन। क्योंकि आप जानते हैं जब 1857 का क्या हो जाएगी? क्रांति हो जाएगी, तो कंपनी को शासन को क्या कर दिया जाएगा? पूर्णतः समाप्त कर दिया जाएगा। और किसका शासन हो जाएगा? फिर शासन हो जाएगा क्राउन का या ताज का शासन। तो ये हमारा क्या है? लास्ट अधिनियम है। इसे हम बोलते हैं 1853 ईस्वी का अधिनियम। 1853 ईस्वी का अधिनियम। 1853 ईस्वी का अधिनियम। 1853 ईस्वी का अधिनियम लाया क्यों गया? ये अधिनियम लाने के पीछे का जो कारण था, सबसे बड़ा कारण ये था कि अब तक क्या होता था कि जो गवर्नर जनरल था वही बंगाल का गवर्नर जनरल था, तो उसकी शक्तियों को नियंत्रित करने की जरूरत थी। जैसे आप जानते हैं कि मोदी जी क्या प्रधानमंत्री को कहाँ से चुन के आए? बनारस से। तो कहीं कहीं वो बनारस के या अन्य लोगों के साथ क्या करेंगे? पक्षपात करेंगे। वो बनारस के लिए ज़्यादा काम करेंगे, अन्य जो जिले हैं उनके लिए, अन्य जो राज्य हैं, अन्य जो प्रांत हैं उनके लिए कम काम करेंगे। तो ऐसे गवर्नर जनरल के लिए क्या थी? डर बनी हुई थी कि गवर्नर जनरल कहीं बंगाल के लिए ज़्यादा काम करे और अन्य क्षेत्रों के लिए, अन्य प्रांतों के लिए कम काम करे। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रावधान लेके आया कौन? 1853 ईस्वी का अधिनियम। साथ में और दबाव था कि कंपनी के शासन को समाप्त करने का दबाव भी था ब्रिटिश संसद पे। तीसरा कारण क्या था? तीसरा कारण यह था कि लैंड होल्डर्स जैसी सोसाइटियां क्या हो चुकी थी? भारत में बन चुकी थी। अब वो लगातार ब्रिटिश संसद पर दबाव बना रही थी कि अब भारतीयों को भी क्या देना चाहिए? प्रशासन में योगदान देना चाहिए या उन्हें भी अधिकार देना चाहिए, उन्हें भी कानून बनाने में सहायता लेनी चाहिए उनकी। इन सबको ध्यान में रखते हुए जो अधिनियम लेके आया गया था उसी बोलते हैं 1853 ईस्वी का अधिनियम। इस अधिनियम के माध्यम से जो पहला प्रावधान किया गया कि बंगाल के लिए एक अलग लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया। और क्या प्रावधान किया गया? इस एक्ट के माध्यम से प्रावधान किया गया कि जो गवर्नर जनरल की काउंसिल है, गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है, उस काउंसिल में अब क्या किया जाएगा? भारतीय सदस्यों को भी जोड़ा जाएगा। भारतीय सदस्यों को जोड़ा जाएगा। अब कितने भारतीय सदस्यों को जोड़ा जाएगा? तो 4 थे पहले। कहा गया कि 6 + 2 + 6 2 8 8 4 12, मतलब 12 सदस्यों को क्या किया जाएगा? जोड़ा जाएगा। 12 सदस्य जोड़ने मतलब ये होगा कि वो 6 सदस्य भी ले सकते हैं, 2 भी सदस्य ले सकते हैं, 3 भी सदस्य ले सकते हैं, कोई निश्चित नहीं था। तो पहला प्रावधान किया गया, बंगाल के लिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया। गवर्नर जनरल उसकी काउंसिल के जो सदस्य उसमें भारतीय सदस्यों को भी जोड़ा गया। कितने सदस्य जोड़े जा सकते थे? अधिकतम 12। एक काम जो इंपॉर्टेंट है आप इसे याद रखिएगा कि जो विधि आयोग बना था, इस विधि आयोग
की जांच करने के लिए, विधि आयोग की जांच करने के लिए इंग्लैंड में एक और आयोग बनाया जाएगा। विधि आयोग की जांच करने के लिए इंग्लैंड में एक और विधि आयोग बनाया जाएगा जो क्या करेगा, इनके द्वारा किए गए काम की क्या करेगा, जांच करेगा। तो विधि आयोग की जांच करने के लिए इंग्लैंड में एक विधि आयोग और बनाया गया था, एक विधि आयोग और बनाया गया। और क्या प्रावधान किया गया इस अधिनियम के माध्यम से? इस अधिनियम के माध्यम से जो प्रावधान किया गया कि अभी तक सिविल सेवकों को आप देख रहे थे कहीं ना कहीं रोका जा रहा था, लेकिन इस अधिनियम के माध्यम से जो सिविल सेवक थे उनकी योग्यता प्रणाली या पेपर कराने का जो प्रावधान उसको क्या कर दिया गया, पारित कर दिया गया। सिविल सेवकों का अब क्या होगा, पेपर होगा। अब पहली बार पेपर कहाँ पे हुआ, इंग्लैंड में हुआ। किसके अध्यक्षता में किया गया, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक मैकाले आयोग बनाएगा जो इंग्लैंड में क्या कराएगा, सिविल सेवकों का पेपर कराएगा, पेपर कराएगा। ये थे आज के हमारे कुछ मूल एक्ट और उनके कुछ प्रावधान। इन सब प्रावधानों को आप क्या करिएगा, पेन डाउन करते रहिएगा। अगर आपको कोई समस्या है, कोई डाउट है तो आप निसंकोच हमारे पास कमेंट कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं योगेंद्र टाइम्स से। आपकी जो भी समस्याएं होंगी यथार्थ समय पर क्या कर दिया जाएगा, दूर किया जाएगा। और आपसे एक बार विनती है, रिक्वेस्ट है कि यूपीएसआई साथ में एसएससी जीडी और साथ में पेट की तैयारी करने वाले जितने बच्चे हैं उन सबको आप ज़्यादा से ज़्यादा लिंक शेयर करें, जिससे क्या कर सकें इन क्लास का या इस लेक्चर का वो क्या कर सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं। क्योंकि अधिनियम से कहीं ना कहीं यूपीएसआई हो या आपका पेट हो, उसमें 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूछे ही जाने हैं और यूपीएसआई के लिए तो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। और योगेंद्र सर ने जो सोचा है कि आपको यूपीएसआई का पूरा संविधान का सिलेबस जो है, साथ में मूल विधि है जो आपको निःशुल्क कराया जा रहा है, उसको आप ध्यान में रखते हुए सारा पेन डाउन करते रहेंगे। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।